बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप खैर आफियत से होंगे। MTH 501 की हमने एक शॉर्ट सी सीरीज़ शुरू की थी जिसमें हमने मिड टर्म प्रिपरेशन के बारे में वीडियोस बनानी शुरू की थी। आज उसकी लास्ट वीडियो होगी उस सीरीज़ की, मतलब मिड टर्म आपकी जहाँ तक मैंने लेक्चर्स बनाए हुए हैं वहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है लेकिन वॉच ज़रूर कीजिएगा। आपके 2 या 3 घंटे लगेंगे तमाम सीरीज़ को वॉच करने में, तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा इंशाल्लाह। वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अगर कोई इशू हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, आप ज्वाइन करके वो वहाँ पे अपना प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। जैसे ही फ्री होऊंगा आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा इंशाल्लाह। और सेकंड थिंग ये है कि कमेंट्स जो हैं वो मैं ऑफ़ रखूँगा, क्योंकि बहुत बहुत से तरबियत याफ्ता जिनके घरों की तरबियत अच्छी होती है ना, वो स्टूडेंट्स जो है ना वो भी कमेंट करते हैं, तो इसलिए कमेंट्स मैं ऑफ़ रखूँगा। लेक्चर नंबर आज 11 हमने करना है। 10 तक हमने कर लिए थे, पार्ट 1 में 5 तक किए थे, पार्ट 2 में हमने 10 तक किए। आज पार्ट 3 है इसका और ये लास्ट पार्ट होगा मिड का। इसमें हमने जाना है, एंड तक जाना है। लेक्चर नंबर 11 से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स ऑपरेशन आते हैं। सिंपल सी बात है, मैट्रिक्स ऑपरेशन हमने बहुत ज़्यादा पढ़े हुए हैं, मैट्रिक में भी और एफएससी में भी पढ़े हुए हैं। उसके अलावा ये हमने बीएस में भी मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में मैट्रिक्स ऑपरेशन पढ़े हुए हैं। आइथ जेथ एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, लेट ए बी एन m cross n matrix and m are rows and n of column of a matrix respectively. I show that ith row and jth column of the matrix. ये मैंने आपको पहले भी ith रो और jth कॉलम के बारे में बताया हुआ है, जहाँ पर हमने को फैक्टर निकालना सीखा हुआ था। ठीक है ना, माइनर और को फैक्टर, वहाँ पर मैंने आपको आई और जे के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ था। आगे आया था डायगोनल मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर होता है, ये बात याद रखिएगा। अ स्क्वायर मैट्रिक्स हुज मेन डायगोनल एंट्रीज आर 0 एंड मिनिमम 1 एंट्री इन डायगोनल नॉन ज़ीरो हुज नॉन डायगोनल एंट्रीज। अच्छा, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके नॉन डायगोनल एंट्रीज जो हैं, ये वाली ये तो है ना मेन डायगोनल, इसके अलावा जो एंट्रीज हैं वो सारी ज़ीरो हों और डायगोनल के ऊपर कम से कम एक ऐसी वैल्यू हो जिसकी एक वैल्यू हो, ज़ीरो ना हो, कोई एक हो जाए। यहाँ पे 2 है ना, ये 1 है और 16 है मेन डायगोनल के ऊपर। यहाँ पे 16 ही हो जाता, 1 भी ज़ीरो हो जाता, या ज़ीरो यहाँ पे 16 ज़ीरो हो जाता, 1 हो जाता। तो ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होना था। नल और ज़ीरो मैट्रिक्स वो जिसकी एंट्रीज ज़ीरो होती हैं। इक्वल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिनके ऑर्डर सेम होते हैं, सेम नंबर ऑफ रो, सेम नंबर ऑफ कॉलम और सेम नंबर ऑफ एंट्रीज होती हैं। आगे हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये पेपर में आ जाता होता है। कहता है कंसीडर द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस। कहता है कि जी ये फाइंड करो कि ये इक्वल है या नहीं है। स्टूडेंट क्या करता है, देखते साथ ही कह देता है कि जी ये इक्वल नहीं है। नहीं, ये देखें x+1 इज इक्वल टू, अब सारी एंट्रीज जो हैं ये वो एक दूसरे के इक्वल आ रही, मतलब 2 इज इक्वल टू 2 आ रहा है, 1 इज इक्वल टू 1 आ रहा है, 3 इज इक्वल टू 3 आ रहा है, और x+1 इज इक्वल टू 5 आएगा। यहाँ पे ये देखें x+1 इज इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। अब आप 4 इसमें पुट करते हैं तो आपके पास ये मैट्रिक्स इक्वल आ जाता है। ओके, आगे वो कहता है फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बोथ मैट्रिक्स ऑर्डर शुड बी सेम। दोनों का ऑर्डर सेम होना लाजमी है। इसी तरह ही नीचे उसने एक स्केलर मल्टीप्लाई किया 2b। सिंपल सा काम है, 2 को मल्टीप्लाई कर दे 1 के साथ तो 2 आ जाएगा, फिर 1 के साथ 2 आ जाएगा, फिर 1 के साथ 2 आ जाएगा, 3 से करेंगे तो 6 आएगा, 5 से करेंगे 10 आएगा और 7 से करेंगे 14 आ जाएगा। ठीक हो गया। आगे हमारे पास कुछ थ्योरम्स आ जाते हैं। Let A, B and C are the same size matrix. Let R and S are scalars. अगर A, B हमारे पास सेम साइज ऑफ मैट्रिक्स हैं तो जब हम A प्लस बी करते हैं तो वो इक्वल टू किसके आता है, B प्लस ए के आता है। A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू होता है हमारे पास A प्लस बी प्लस सी के।
अगर आप ए मैट्रिक्स कोई भी वैल्यू का है, उसमें अगर आप नल मैट्रिक्स ऐड करते हैं तो सेम वही मैट्रिक्स आ जाता है। इसी तरह ही अगर आप किसी स्केलर आर को ए प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसके इक्वल आएगा, आर ए प्लस आर बी के। आर एस इंटू ए करेंगे तो तब भी आपके पास आर ए प्लस एस ए आ जाएगा। मतलब दो आपने वो ले लिए, स्केलर्स ले लिए और एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह ही अगर आपने दो स्केलर्स को एक स्केलर को आपने ए के साथ मल्टीप्लाई किया और फिर बाद में दूसरे को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आर एस इंटू ए आ जाएगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आ जाती है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने पढ़ा, इफ़ A is an M cross N matrix, if B is an N cross P, then the column B1 to BP, then the product AB is the MP matrix whose columns are AB1 up to ABP। अच्छा, ये एक ना एग्जांपल आती होती है, एक MCQs होता है कि वो आपको एक ना मैट्रिक्स दे देते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल आपको समझा देता हूँ उसकी। लेट्स सी, एक ये वाला हमारे पास मैट्रिक्स है, ठीक है ना। वो कह देता है इसका ऑर्डर जी 2 क्रॉस 3, और एक मैट्रिक्स आपके पास है जिसका ऑर्डर है आपके पास जनाब 3 क्रॉस 4। ठीक हो गया। वो कहता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इनका आंसर क्या आएगा, इसका ऑर्डर जो आपके पास आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा। तो सिंपल सी बात है कि इसके कॉलम और इसकी रॉज इक्वल होनी चाहिए तभी मल्टीप्लिकेशन होती है ना। तो आपने ये 3 और 3 छोड़ देना, जो आपके पास आंसर में मैट्रिक्स आएगा ना उसका ऑर्डर जो होगा ना वो होगा 2 क्रॉस 4। ठीक है, ये आपने याद रखना। इस तरह का एक MCQs लाजमी आता होता है पेपर में। एग्जाम्पल है कंप्यूट ए बी। ए आपके पास गिवन है एंड बी भी गिवन है, मतलब इसके नंबर ऑफ कॉलम और इसके नंबर ऑफ रोज इक्वल हैं। बी को आप कंपेयर कर लेते हो, आप मान लेते हो जी बी आपके पास है B1 B2 B3। ठीक हो गया, मतलब ये B1 है, ये B2 है और ये B3 है, कॉलम्स है। ठीक हो गया। अब आपने क्या किया, ए B1 किया, फिर ए B2 किया, फिर ए B3 किया और उन सबको कंबाइन कर दिया। आप इसको डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसको डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन ये उसने अलग अलग करके भी कर दिया कि आप ऐसे भी कर सकते हो, कंफ्यूज नहीं होना आप। एन अनडिफाइंड प्रोडक्ट फाइंड BA। ये आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है, 2 क्रॉस 3 है और इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 4 है। तो अगर आप इसका प्रोडक्ट जो है वो आप इसका फाइंड आउट कर सकते हो कि नहीं कर सकते। उसने किसका कहा है, उसने कहा है BA करना है। अब पहले B आएगा फिर A आएगा, तो B के कितने कॉलम्स हैं, 4 हैं, और A के कितनी रोज हैं, 2 हैं। तो ये एक अनडिफाइंड होगा। थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना, अगर वो इसको कह देता है ना AB तो वो डिफाइंड है, डिफाइंड है, ठीक है ना। लेकिन BA की बात की है तो वो अनडिफाइंड है। वो क्यों अनडिफाइंड है, अब हमने पहले मैट्रिक्स B रखा है, यहाँ पर A रखा हुआ था पहले, यहाँ पर हमने B रखा हुआ है, ठीक है ना। तो जब आप B पहले रखोगे तो B के नंबर ऑफ कॉलम्स देखने हैं और A के नंबर ऑफ रोज देखने हैं। यहाँ पर A के नंबर ऑफ कॉलम्स है, यहाँ पे B के नंबर ऑफ रोज हैं। ठीक हो गया ना। तो ये एक दूसरे के अनडिफाइंड हो जाएंगे। वो फार्मूला इंप्लीमेंट नहीं होगा कि नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज होनी चाहिए। अगर रो कॉलम रूल फॉर कंप्यूटिंग ए बी, वही बात है। एग्जांपल है आपके पास, अच्छा, यूज अ डॉट प्रोडक्ट रूल टू कंप्यूट द इंडिविजुअल एंट्रीज ऑफ द प्रोडक्ट इन द प्रोडक्ट ऑफ दिस मैट्रिक्स ए और बी। डॉट प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, हम सेम एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, आई वाली को आई वाली के साथ, जे वालों को जे वालों के साथ। आगे आ जाता है, इसमें से एक क्वेश्चन आता होता है, फाइंडिंग अ स्पेस एंट्रीज इन द मैट्रिक्स प्रोडक्ट। आपको उसने दो मैट्रिक्स दे दिए होंगे और वो कहेगा कि जी
ए बी ऑपरेशन अप्लाई करो या बी ए ऑपरेशन अप्लाई करके आपने इस तरह करके यहाँ पे भी एंट्री कोई होगी, यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे खाली होगा, वो कहा ये वाली एंट्री फाइंड आउट करो, ठीक है ना। तो सिंपल सा काम है, आपने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके जो यहाँ पर वैल्यू आ रही होगी वो आपने यहाँ पे लिख देनी है, जैसे कि यहाँ पे नीचे किया हुआ है। अब यहाँ पे भी कोई एंट्री नहीं है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी कोई एंट्री नहीं है, सिंपल है, खाली है। तो क्या किया, 2 और 3 को पहले इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इस 2 और 3 को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया स्पेस दे के, फिर 2 और 3 को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया स्पेस दे के। जब आपने 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया, प्लस करना है फिर उसके बाद, ये प्लस का साइन है, ठीक है ना, प्लस 3 इंटू 3, ठीक है। तो आपके पास ये वाली सारी एंट्रीज निकल आएंगी। आगे आ जाते हैं थ्योरम्स। अच्छा, इस पे थ्योरम थोड़ा सा आपने एक समझना है, लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव वाला। ए इंटू बी सी इज इक्वल टू होता है ए बी इंटू सी। जब आपके पास ए इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये लेफ्ट है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है। जब इस साइड पे होगा तो ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव है, बस और कोई भी नहीं है, बाकी सारे वो पीछे वाले ही हैं। नोट है आपके पास, इन जर्नल ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, cancellation law do not hold in matrix multiplication. A B is equal to A C, then it is not true B is equal to C. अगर आपके पास कोई दो मैट्रिक्स ए और बी आ जाते हैं, ए और बी और सी, ए बी सी आ जाते हैं, वो कहता है कि जी आप ए बी और फाइंड करो और ए सी फाइंड करो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बी इज इक्वल टू सी होगा। हो सकता है वो कोई और वैल्यूज़ हों लेकिन उन दोनों का आंसर जो है वो सेम आ रहा हो, तो वो ए बी इज इक्वल टू ए सी आ जाए। इफ़ ए बी इज इक्वल टू ज़ीरो इट डज़ नॉट मीन ए इज इक्वल टू ज़ीरो और बी इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका भी ये मतलब नहीं है, कुछ वैल्यूज़ नेगेटिव में हो सकते हैं और वो आपस में कैंसल आउट होके ज़ीरो वैल्यू दे देगी। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इंटरचेंज रो इनटू कॉलम्स। आगे थ्योरम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक एमसीक्यूज आपका पक्का बनेगा, पक्की बात है इंशाल्लाह। लेट ए एंड बी डिनोट मैट्रिक्स हुज साइज इज अप्रोप्रिएट फॉर द फॉलोइंग सम एंड प्रोडक्ट। आपके पास ए का ट्रांसपोज और होल का ट्रांसपोज किसके इक्वल आता है, ए के इक्वल आता है, ये बात याद रखनी है। दूसरी प्रॉपर्टी है ए प्लस बी होल का ट्रांसपोज किसके इक्वल आता है, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। उसके अलावा फॉर एनी स्केलर आर इंटू ए, मतलब कोई एक स्केलर आर है, उसको आपने ए से मल्टीप्लाई किया और उसका ट्रांसपोज लिया, तो वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, आर ए के ट्रांसपोज के। बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाएगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज नहीं, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। आगे लेक्चर नंबर 12 है हमारे पास, द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। If A is an n cross n matrix, a matrix C is the order of n cross n is called multiplicative inverse of A. If A into C is equal to C into A is equal to I, where I is the n cross n identity matrix. Invertible matrix. If the inverse of square matrix exists is called an invertible matrix. जिसका square inverse exist करता हो वो invertible होता है. If B is an other inverse of A, then we would have B is equal to IA is equal to B into AC. ये ऊपर वाला AC है, ये ऊपर वाला, ठीक है ना, is equal to BAC is equal to IC is equal to C. ये आपने याद रखना है। वेयर ए इज इन्वर्टिबल इट्स इनवर्स इज यूनिक, द इनवर्स ऑफ ए इज डिनोटेड बाय ए इनवर्स। अच्छा, अब आपने ये भी प्रॉपर्टी याद रखनी है, ए डॉट ए इनवर्स इज इक्वल टू आई के होता है और ए इनवर्स इन डॉट ए इज इक्वल टू बी आई के होता है। नोट है आपके पास, a matrix that is not invertible sometime called singular and invertible matrix sometime called non singular matrix. अगर तो आपके पास डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो आ जाए तो वो सिंगुलर है, नहीं आता तो वो नॉन सिंगुलर है। हमेशा नॉन सिंगुलर का इन्वर्स फाइंड आउट होता है, सिंगुलर का नहीं होता है, ठीक हो गया, ओके जी।
अब हमारे पास एक एग्जांपल है, ए ये है, बी ये है, ए सी फाइंड आउट करना है। वो आपके पास क्या मैट्रिक्स आ रहा है, इन्वर्स सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, ठीक है ना। तो अगर आपने सी ए फाइंड आउट किया तो वो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, तो इट्स मीन सी जो है वो उसका इन्वर्स ए इन्वर्स का ए इन्वर्स इज इक्वल टू सी आएगा, ठीक हो गया ना, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। थ्योरम है, लेट ए इज इक्वल टू दिस, ए बी माइनस बी सी इज इक्वल नॉट इक्वल टू ज़ीरो, देन ए इज इन्वर्टिबल। वही बात जो मैंने ऊपर बताई हुई है अभी। इफ ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू ज़ीरो, द ए इज नॉट इन्वर्टिबल, ए इन्वर्टिबल नहीं होगा। यहाँ पर इन्वर्स फाइंड आउट करना है। इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट लेना आता है। एडजॉइंट में क्या होता है कि हमने डायगोनल की एंट्रीज को चेंज करना होता है और अदर देन डायगोनल जो है उनके साइन चेंज करने होते हैं। इफ ए इज इन्वर्टिबल, द ए इन्वर्स इज आल्सो इन्वर्टिबल। अच्छा, अगर तो आपके पास ए का मैट्रिक्स जो है वो इन्वर्टिबल आ रहा है, ठीक है ना, इन्वर्स आ रहा है, निकल रहा है, तो जो इन्वर्स का इन्वर्स होगा ना वो भी निकलेगा और वो सिंपल ए में आ जाएगा, ठीक है। इफ़ ए बी आर एन क्रॉस एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, देन सो ए बी इज इक्वल टू एंड द ए बी इन्वर्स इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ए इन्वर्स इंटू बी इन्वर्स। यहाँ पे है ये बात, ये चीज़ याद रखनी है। ए बी का होल इन्वर्स किसके इक्वल होता है, बी का इन्वर्स इंटू ए का इन्वर्स। इफ़ ए इज़ द इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। अच्छा, अगर आपके पास एक ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, आपने उसका ट्रांसपोज लेकर उसका इन्वर्स लिया, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, उसके इन्वर्स के ट्रांसपोज के इक्वल आ जाएगा। ये प्रॉपर्टीज़ आपने याद रखनी है, मैं बार बार कह रहा हूँ। ये एक जनरलाइज प्रोडक्ट है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इफ़ ए इज़ इन्वर्टिबल एंड एन इज़ अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, देन ए एन इज़ इन्वर्टिबल एंड ए एन की पावर -1, मतलब ए एन का इन्वर्स किसके इक्वल आएगा, ए माइनस एन के। और ये आपके पास ए इन्वर्स की पावर भी एन हो सकता है, सेम एज इट इज़ के लिए भी है। ये भी आपने प्रॉपर्टीज़, ये थ्योरम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ना कहिएगा कि सर आपने ये हमें बताया नहीं, ये लाजमी करने हैं, इनमें से एमसीक्यूज बनने हैं आपके, तभी आपका 4/4 GPA आना है। पॉइंट है ए की पावर 3 और ए इन्वर्स की पावर 3, ये पेज 132 और 133 आपका है, ये खैर मैंने नहीं लिखा है। चलें, एलिमेंट्री मैट्रिक्स रो ऑपरेशंस क्या होते हैं, इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज, मल्टीप्लाई एनी रो बाय नॉन जीरो कांस्टेंट, एडिंग अ मल्टीप्लाई ऑफ वन रो टू अदर, ठीक हो गया। ये रो ऑपरेशंस होते हैं मैट्रिक्स के। एलिमेंट्री मैट्रिक्स पेपर में पूछ लेता है, एन एलिमेंट्री मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स दैट रिजल्ट्स फ्रॉम अप्लाइंग अ सिंगल एलिमेंट्री रो ऑपरेशन टू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सिंगल रो ऑपरेशन अप्लाई करके आप उसको उसका आंसर निकाल दें तो वो आपके पास एलिमेंट्री मैट्रिक्स होता है। और एलिमेंट्री मैट्रिक्स आर ऑलवेज स्क्वायर। थ्योरम है, इफ़ ए इज़ एन क्रॉस एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड इफ़ द elementary matrix E result by performing a certain raw operation on the identity matrix, then the product of EA is the matrix that result when the same raw operation performed on A. An elementary matrix is invertible and the inverse is also an elementary matrix. किसी भी मैट्रिक्स के ऊपर, एलिमेंट्री मैट्रिक्स के ऊपर आपने वो इन्वर्टिबल है तो उसका इन्वर्स जो होगा वो भी एलिमेंट्री मैट्रिक्स ही बनेगा। फाइंड द इन्वर्स ऑफ E1, ये E1 है, ठीक है। द ट्रांसफॉर्म टू ट्रांसफॉर्म E1 इंटू आई, मल्टीप्लाई R1/4 एंड ऐड इन R3। ये कुछ रॉ ऑपरेशंस किए हुए हैं, ये आप देख लीजिएगा, कोई इतनी लॉजिक नहीं है, ये हमने FSC में बड़ी डिटेल में किए हुए हैं। थ्योरम फिर आ गया है हमारे पास, n क्रॉस n मैट्रिक्स A इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ द रॉ इक्विवेलेंट टू IN
and in this case any square of elementary row operation that reduced A into In also transform In into A inverse. Algorithm for finding of A inverse है, row reduced the augmented matrix if A is a row equivalent to I मतलब रो दोनों की इक्वल्स होनी चाहिए. आगे हमारे पास एक एग्जाम्पल है और काफ़ी लेंथी है हमारे पास. वो कहता है फाइंड द इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स. ये अभी हमारे पास पेपर में भी आई हुई है, ठीक है ना. ये एग्जाम्पल हमारे पास सॉरी असाइनमेंट्स में भी आई हुई है, पेपर में भी आ सकती है ये इस तरह की. आपने करना क्या होता है, आपके पास ये वाला जो गिवन मैट्रिक्स है ना, इसको लिख देना है यहाँ, ये लिख दिया. इसके साथ सेम ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी लिख देना है. ठीक हो गया. अब आपने इसके ऊपर रॉ ऑपरेशन अप्लाई करने हैं. जब आप इसके ऊपर रॉ ऑपरेशन अप्लाई करेंगे ना, तो ये देखें ज़रा, इसके अंदर मैंने डॉटेड लगा दिया आपको थोड़ा सा क्लियर करने के लिए. जब आप रॉ ऑपरेशन अप्लाई करेंगे ना, तो इस साइड के ऊपर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता जाएगा और इस साइड के ऊपर आपके पास एक मैट्रिक्स बनता जाएगा, वैल्यूज़ आती जाएंगी. ठीक हो गया. अब जब आपके पास इस साइड पे वैल्यूज़ आएंगी और इस साइड पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कंप्लीट हो जाएगा, मतलब पूरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, डन हो जाएगा, तो जो ये वाला मैट्रिक्स होगा ना, वो इन्वर्स होगा. इन्वर्स फाइंड आउट करने का ये भी तरीकाकार है. पहले तो हमने पढ़ा था ना, हमने एक इन्वर्स फाइंड आउट करने का तरीका पढ़ा था. ए इन्वर्स इज इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट, ये पढ़ा हुआ था. लेकिन ये भी एक तरीकाकार है. अब वो आपको पेपर में कह सकता है कि फाइंड द इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, तो आप ये वाला तरीका यूज़ कर लो, ये वाला कर लो, आपकी अपनी मर्जी है. ठीक हो गया ना. हाँ, अगर वो आपको कह देता है कि फाइंड द इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है ना, को मल्टीप्लिकेटिव वाला काम कह देता है, तो फिर आपने ये वाला तरीकाकार इस्तेमाल करना है. ओके हो गया ना. इसमें ये देखें ना कि यहाँ पे हमने रॉ ऑपरेशन अप्लाई करते जा रहे हैं पूरे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के ऊपर. जब हम रॉ ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं तो ज़रा देखते जाइएगा कि यहाँ पर वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं. पहले यहाँ पर 1 था, ऊपर ये देखें यहाँ पे 1 था, ठीक है ना, जो कि 0 हो गया. यहाँ पर 1 था जो कि ये देखें, ये 1 था ना, ये 0 हो गया. ठीक है, वैल्यूज़ चेंज होती जा रही है हर स्टेप में. ठीक हो गया. ओके. ये देखें, अब ये था ना वो मैट्रिक्स हमारे पास, ये आई वाला मैट्रिक्स था और ये ए वाला था. तो ये देखें आई वाला कैसा हो गया और ए वाला कैसा होता जा रहा है. यहाँ पे आइडेंटिटी में डायगोनल पे 1 1 आते जा रहे हैं और यहाँ पर वैल्यूज़ आ रही हैं. आगे ज़रा ये देखिए, इसमें ये देखें कि ये सारा आइडेंटिटी इधर आ गया, ए की जगह पर आइडेंटिटी आ गया और बाकी ये वाला मैट्रिक्स आ गया. तो आप ये कह सकते हो कि वी कंक्लूड दैट ए इज़ इन्वर्टिबल. ए इन्वर्टिबल है और उसकी वैल्यू क्या होगी, ये होगी. अच्छा, अब आपने ए इज़ इन्वर्टिबल और उसकी वैल्यू क्या होगी, ये वाली होगी. कहाँ से आएगी ये देखें, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों सेम है. ठीक हो गया. आई होप कि आपको अच्छे से समझ आई होगी. मैंने समझाया नहीं, बाकी समझ आ गई होगी. इट इज़ गुड टू चेक फाइनल आंसर. अब हमने इसका फाइनल आंसर भी चेक करना है. फाइनल आंसर कैसे चेक करेंगे हम, ए इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू करेंगे ए मैट्रिक्स गिवन और उसका इन्वर्स, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए. ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि ए इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू आता है आइडेंटिटी के, और ए इन्वर्स इंटू ए भी इक्वल आता है आइडेंटिटी के. ठीक हो गया. वीडियो लंबी हो गई है, थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करने में स्पीड पकड़ते हैं. अच्छा जी, सॉल्विंग लीनियर सिस्टम ऑफ मैट्रिक्स. हाँ, अब हमने क्या करना है, हमने एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन, हमें लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन दी गई होंगी, उनको हमने सॉल्व करना है. थ्योरम है, लेट ए बी एन एन क्रॉस एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स फ्रॉम एनी बी बिलोंग्स टू आर एन, द इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल टू बी हैज़ द यूनिक सोल्यूशन. ठीक है, ए एक्स इज इक्वल टू बी का यूनिक सोल्यूशन होगा. यूनिकनेस क्या है, वी अज्यूम डैट देयर इज एन अदर सोल्यूशन यू, इंडीड इट इज़ अ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, सो इट मस्ट बी यू इज इक्वल टू ए इनवर्स बी. इट मीन्स एक्स is equal to a inverse b is equal to u. This shows that u is equal to x. एक थ्योरम है, let a and b the square matrix such that ab is equal to I, then a and b are invertible with
बी इज इक्वल टू ए इनवर्स, या फिर आप ए इज इक्वल टू बी इनवर्स कह सकते हो। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, इन इक्वेशंस को यूज़ करते हुए हमने एक एक मैट्रिक्स बना लिया, ए एक्स और बी, 3 मैट्रिक्स बन गए। ठीक हो गया। अब हमने इस ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो हमने डिटर्मिनेंट निकाल लेना है, क्या इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ रहा है। अगर तो आ रहा है तो ये नहीं सॉल्व होगा, नहीं आ रहा तो ये ए हमारे पास एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हो गया। ठीक हो गया ना। अब हमने क्या किया, हमने ए इन्वर्टिबल है ना, तो वही काम किया जो मैंने पीछे आपको क्वेश्चन बड़ी डिटेल से समझाया हुआ है कि सेम ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लिया, रॉ ऑपरेशंस अप्लाई किए। ये देखिए यहाँ पे सेपरेट सेपरेट किया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पर वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई है, -5 आ गई है, तो चेंजिंग हो रही है, ठीक है ना। अब हमने इसको कंप्लीट करते जा रहे हैं। मैं समझाऊंगा नहीं, लेकिन सिर्फ आपको दिखा ज़रूर दूंगा। ये थोड़ी मिस्टेक हो जाती है तो वो फिर उसको मैंने किया हुआ, हाईलाइट सा क्लियर किया हुआ, ठीक है ना। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू दिस आ जाएगा। एज वी नो ए एक्स इज इक्वल टू बी, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब हमने यहाँ पर एक्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी थी, ठीक है ना। एक्स हमारे पास क्या था, एक्स इज इक्वल टू था x1 x2 और x3। x की वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट करनी थी, ठीक हो गया। तो x किसके इक्वल आ जाता है, इनवर्स ऑफ a इंटू बी के। तो इस वाले मैट्रिक्स को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ये मैट्रिक्स दोनों वो रूल को फॉलो कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है 3x3 और इसका ऑर्डर क्या है 3x1। मतलब इसके नंबर ऑफ कॉलम्स, इसके नंबर ऑफ रॉज इक्वल हैं, तो ये मल्टीप्लाई होगा। ठीक हो गया ना। ये देखें, ये 3x3 का मैट्रिक्स है और ये 3x1 का है, तो इसके नंबर ऑफ रॉज नंबर ऑफ कॉलम्स किसके इक्वल है, नंबर ऑफ रॉज के। तो ये मल्टीप्लिकेशन को फॉलो कर रहा है। ठीक हो गया। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन नंबर ऑफ इक्वेशंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स। अच्छा, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड जो है ना, ये इक्वेशंस का, ये कब इम्प्लीमेंट होगा, जब आपके पास नंबर ऑफ इक्वेशंस इक्वल होंगी नंबर ऑफ अननोन्स के, तब ये अप्लाई होगा, अदरवाइज ये फेल हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है ना। अब हमने इसको इक्वेशंस है, इनको हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हम ये फाइंड करेंगे कि क्या इसका डिटर्मिनेंट जो है वो आपके पास 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर तो 0 आ जाएगा तो हम इसको सॉल्व ही नहीं करेंगे। तो ये देखें, इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ रहा है, सो द इन्वर्जन मेथड फेल्स, इन्वर्जन मेथड ही नहीं अप्लाई होगा। सो सिस्टम ऑफ n क्रॉस n होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन विद द इन्वर्टिबल कोफिशिएंट मैट्रिक्स। Let ax is equal to b, ax is equal to 0 be a homogeneous linear system of equations and n unknowns, then the coefficient matrix A is invertible if this system has only a trivial solution। ठीक हो गया। ये आपके पास इक्वेशंस हैं, एग्जांपल दी गई है उसकी। आगे थ्योरम है हमारे पास, कहता है लेट ए बी आ n क्रॉस n मैट्रिक्स, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, A is a row equivalent to the n cross n matrix. A has a pivot position. The equation of Ax is equal to 0 has only the trivial solution. ये आपने याद रखनी। उसके बाद आगे 5 नंबर पे है, द कॉलम ऑफ A form a linearly independent set. The linear transformation ax is 1 to 1. The equation ax is equal to b has its at least one solution for each b in R and the column of A span Rn। ये सारा पीछे मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। अगर आपको कहते हो कि जी अब यहाँ पे भी एक्सप्लेन करो, तो भाई ये वीडियो जो है ना ये 2 घंटे की बन जाएगी। ये मैंने सारा पढ़ाया हुआ है। द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन Ax इज इक्वल टू Ax मैप्स Rn ऑन टू Rn। there is an n cross n matrix C such that CA is equal to I और D अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है तो AD is equal to I होना चाहिए। आगे शो डैट द मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल बाय यूजिंग इन्वर्टिबल मैट्रिक्स थ्योरम। तो हमने थ्योरम अप्लाई करके इसके ऊपर इसको इन्वर्टिबल करना है। ठीक है।
क्या करेंगे, बाय रॉ इक्विवेलेंट हमने इसके ऊपर रॉ ऑपरेशन अप्लाई किए, छोटी सी एग्जांपल है, रॉ ऑपरेशन अप्लाई किए तो एंड के ऊपर हमारे पास आ गया इट शोज डैट ए हैज़ देयर 3 पिवट पोजीशन एंड हैंस इज इन्वर्टिबल। ये जो आपको पीछे 5 6 7 स्टेप पढ़ाए हुए थे ना, 10 11 स्टेप्स, इनमें से कोई एक भी फॉलो हो जाए तो काम बन जाता होता है। Solving multiple linear system with the common coefficient matrix. This technique is used to solving a sequence of linear system. Ax is equal to b1, ax2 is equal to b2. Take the inverse of coefficient matrix x1 is equal to a inverse b. जब आप a inverse निकालोगे तो बाकी सबका वही काम होगा। काफ़ी लंबा हो गया लेक्चर्स। Let L be a linear transformation R2 से P2 defined by Txy is equal to xyt plus x plus y into t square. Finding the matrix representing t with respect to the standard basis कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि आर एन से आर एन है, बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड ए बी ए स्टैंडर्ड मैट्रिक्स ऑफ टी, देन टी इज़ इन्वर्टिबल इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इज़ इन्वर्टिबल। अगर तो आपके पास ए इन्वर्टिबल है तो जो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो भी इन्वर्टिबल ही होगी, जैसे हमने पढ़ा था एलिमेंट्री के बारे में। ठीक हो गया ना। इन दैट केस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एस गिव्स ए एस एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स एक्स इज़ अ यूनिक फंक्शन सेटिस्फाइंग 1 and 2। ये आपने स्टेटमेंट्स याद रखनी है। ये जो है ना, ये वाली इक्वेशंस ये पेपर में पूछता होता है। ठीक है। इफ़ द इनवर्स ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट देन इट इज़ अ यूनिक। प्रपोजिशंस है कुछ, ये आप देख लीजिएगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। केस 1 है इसमें, और उसके बाद आगे हम चलते हैं थोड़ा सा। मैं चाहता हूँ कि आपको ना थोड़ी सी एडवांस चीज़ें और मज़ीद जो है ना इस वीडियो में भाग के समझा दूँ। अब ब्लॉक मैट्रिक्स, अच्छा अब हमने यहाँ पर ये चीज़ पढ़नी है कि हमारे पास एक बहुत बड़ा सारा मैट्रिक्स होगा, उसको हमने पार्टीशन कर देना है मुख्तलिफ ब्लॉक्स में। ठीक हो गया ना। जब हम उसको मुख्तलिफ ब्लॉक्स में पार्टीशन कर देंगे और फिर हम उसको सॉल्व करेंगे तो वो हमारे लिए ईजी होगा। इस सब्जेक्ट आज के लेक्चर में, इस लेक्चर में ये चीज़ है। जनरल पार्टीशनिंग ऑफ अ मैट्रिक्स कैन बी पार्टीशनड सब डिवाइडेड इनटू सब मैट्रिक्स आल्सो कॉल्ड ब्लॉक्स। ये याद रखना है कि सब डिवाइड करना, पार्टीशन करना, उसको हम ब्लॉक्स कहते हैं। इन वेरियस वे बाय इंसर्टिंग लाइंस बिटवीन रॉ एंड कॉलम। ये आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 4x4 है, आप इसकी पार्टीशन बना लेते हो। अब पार्टीशन कैसे बनाते हो? आपने इसकी पार्टीशन बनानी है, आप कह देते हो कि जी मैं इस मैट्रिक्स को ऐसे करके डिवाइड कर लेता हूँ। ठीक हो गया। इस तरह करके, सॉरी, ऐसे करके इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ। ठीक है। अब ये आपके पास ये वाला जो मैट्रिक्स है जो आपको नज़र आ रहा है, ये आपके पास P11 हो जाएगा। ये वाला जो है ये आपके पास P12 हो जाएगा। ठीक हो गया ना, ये 2 वाला। ये वाला जो है ये आपके पास P21 हो जाएगा, ये देखें। और ये वाला जो है आपके पास 4 वाला, ये आपके पास P22 हो जाएगा। अब आप इनको अलहदा से सॉल्व कर लोगे ना तो आपके पास आंसर आ जाएगा। आगे कोई इसकी एग्जांपल आ जाएगी ना, काफ़ी लेंथी थी, तो फिर मैं वो आपको थोड़ा सा समझा भी दूंगा। ये आपके पास एक लेट जनरल मैट्रिक्स ए इज इक्वल ऑफ 3x5 ऑर्डर, 5x3 ऑर्डर। ये आपके पास 5 रॉज हैं और 3 कॉलम्स हैं। ये इतना लंबा ऑर्डर है इसका। ठीक है ना। इसके आप पार्टीशन करके इसको सॉल्व कर सकते हो। एडिशन ऑफ अ ब्लॉक्ड मैट्रिक्स। If matrix A and B are the same size and are partitioned in exactly the same way, then it natural to make the same partition of the ordinary matrix. Sum A plus B, in this case which block of A plus B is the matrix sum of corresponding ब्लॉक्स। मतलब वो यही कह रहा है कि जो आपने ब्लॉक्स बनाए हुए हैं ना, 2 मैट्रिक्स को आपने ऐड करना था। आपने ब्लॉक्स बनाए, ब्लॉक बनाने के बाद आप उन मैट्रिक्स के ब्लॉक्स को ऐड करके उसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो। कोई इतनी रॉकेट साइंस
नहीं है। ओके, आगे 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 ये नोट है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ पार्टीशन मैट्रिक्स बाय अ स्केलर इज आल्सो कंप्यूटेड ब्लॉक बाय ब्लॉक। मल्टीप्लिकेशन जो होगी वो भी ब्लॉक बाय ब्लॉक ही होगी। आगे हमारे पास आ जाता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ पार्टीशन मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन भी तब होगी जब ब्लॉक्स का साइज सेम होगा, अदरवाइज नहीं होगी। ओके, आगे ये एग्जांपल है, कोई इशू नहीं है इसका। अच्छा जी, टुपलिड्स मैट्रिक्स। टुपलिड्स मैट्रिक्स में वो कह रहा है अ मैट्रिक्स एन which each descending diagonal from left to right is constant is called a Toeplitz matrix or diagonal constant matrix। ये देखे, ये मैट्रिक्स है, इसके मेन डायगोनल के ऊपर तमाम वैल्यूज जो हैं वो ए ही आ रही, तो ये आपके पास एक टुपलिड्स मैट्रिक्स है। इनवर्स ऑफ अ पार्टीशन मैट्रिक्स है, ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स। अब partition matrix A is said to be a block diagonal if the main diagonal of the are the square and the all other position matrix are zero। मतलब मेन डायगोनल के ऊपर जो मैट्रिक्स आ रहा हो वो स्क्वायर बन रहा हो और बाकी सारे जीरो बन रहे हो। ये एक एग्जांपल है इसकी। ये देखें, ये एक मैट्रिक्स था, इसको मैंने ब्लॉक में तब्दील कर दिया। तब्दील करने के बाद ये देखें, अगर आप इसको करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो -8 आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये ऐसे होगा ना। ये देखें, जब आप इसका वो लेंगे डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 इंटू -1 माइनस फार्मूले का 1 इंटू -7, तो ये आ जाएगा -8 + 7 इक्वल टू -1। ठीक हो गया ना। ठीक है, ये अब आपके पास एक सेकेंड मेन डायगोनल आर स्क्वायर एंड ऑल अदर पोजीशन मैट्रिक्स आर जीरो। सॉरी, यहाँ पर मेन डायगोनल के ऊपर जो भी मैट्रिक्स बन रहे हैं ना वो सारे स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। ठीक है ना, इनका स्क्वायर नहीं देखना, हमने देखना ये है कि ये सारे स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। ठीक है, और इसके अलावा जितने भी मैट्रिक्स हैं वो सारे 0 है। यहाँ पर यही बात लिखी हुई है। A partition matrix A is said to be a block diagonal if the main diagonal are squares and all other position matrix are 0। ठीक हो गया, ये थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था, इसकी कंफ्यूजन को दूर कर लीजिएगा। अब आ जाता बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और इसके बाद लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी आएगा। A partition square matrix A is said to be a block upper triangular matrix if the matrix on main diagonal are square and all other matrix below the main diagonal are 0। block low triangular matrix is a similar example of upper triangular matrix। ज़रा देखते हैं हमारे पास होगी कि नहीं होगी। अच्छा, ये हमारे पास एक उसने कहा कि जी बाय ब्लॉक इसको आपने सॉल्व करना है, वो मैंने पार्टीशन सॉल्व करना है, ए का इन्वर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने एक का किया हुआ है, बाकियों का आपने खुद कर लेना है। ज़रा देख ले, ये देखें, ये मैट्रिक्स जो मैंने बनाया हुआ है इसका ऑर्डर क्या होगा, A11, इसका ऑर्डर A12, A22 और सॉरी A21 और A22। ठीक हो गया। ओके, अब A11 का जो इन्वर्स होगा वो क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ A ओवर A का डिटर्मिनेंट होगा। इसी तरह ही A22 का इन्वर्स ये निकलेगा। इन सबको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास इन सबको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये वाला एक मैट्रिक्स आ जाएगा। आगे आता है मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन। कि मैट्रिक्स को आपने डिवाइड करना है, फैक्टर बना देने हैं उसके। एक पहला है एलयू फैक्टराइजेशन और एलयू डिकम्पोजिशन। एलयू होता है लोअर अपर ठहरे मैं बताता। एलयू फैक्टराइजेशन इज अ मैट्रिक्स डिकम्पोजिशन इन विच राइट्स अ मैट्रिक्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ लोअर एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को मिक्स करके जो आप उसके फैक्टराइजेशन बनाते हो उसको हम एलयू फैक्टराइजेशन कहते हैं। If A is a square matrix order M, the order of the LU matrix also order M। अगर आप एक मैट्रिक्स आपको M ऑर्डर का दे दिया गया है तो आपकी LU डिकम्पोजिशन जो होगी ना वो भी M ऑर्डर की होगी। इन जनरल नॉट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स
हैव एन LU decomposition nor is an LU decomposition unique if it exists. ये आपने याद रखना है. If a square matrix A can be reduced to raw echelon form, the number of rows interchange, then A has an LU decomposition. ये कुछ स्टेप्स हैं, ये आप देख लीजिएगा LU डिकम्पोजिशन के लिए. ठीक है, ये मैं पढ़ाऊँगा नहीं, ये मैं डायरेक्ट एग्जांपल पे जा रहा हूँ क्योंकि एग्जांपल से आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा. फाइंड LU डिकम्पोजिशन ऑफ दिस मैट्रिक्स. LU डिकम्पोजिशन हमने इसकी फाइंड आउट करनी है. ठीक हो गया, बाय यूजिंग कोट्स मेथड. ये हमारे पास A मैट्रिक्स है, गिवन है. हमने एक मैट्रिक्स L बना लेना है और एक U बना लेना है. अब ज़रा इसको समझ लेना है. L वाला जो मैट्रिक्स होगा उसके मेन डायगोनल के ऊपर तमाम L11, L22, L33, L44, L55 यहाँ पे था, कहाँ पे चला गया, ये देखें. ये जो है आपके पास L मैट्रिक्स, इसको ऐसे ही बनाना है और U को भी ऐसे ही बनाना है. कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है. आज डेट है 29 है मेरे ख्याल से, 29 मई 2024. ठीक है ना, 2024 है. ओके, इस सेमेस्टर में जो अभी मिड में एग्जांपल आई थी ना, उसमें ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था LU डिकम्पोजिशन वाला. ठीक है, अब जब आप वीडियो देख रहे हैं मुझे नहीं आइडिया. ओके, आपने करना क्या होता है, मेन डायगोनल के ऊपर L वाले कंपोनेंट आपने लिख लेने होते हैं. मेन डायगोनल के नीचे भी L वाले वही कंपोनेंट लिख लेने होते हैं. मसलन इसका ऑर्डर क्या है, L11 है. इसका ऑर्डर क्या होगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम L21, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम L31. मेन डायगोनल के ऊपर जितने भी होंगे वो सारे ज़ीरो होंगे. ये भी ज़ीरो हो गया. ये इसका ऑर्डर क्या आएगा, L22 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, और ये थर्ड रो थर्ड कॉलम. ठीक है, इसी तरह ही आप U की तरफ आ जाए. U में हम क्या करते हैं, हम मेन डायगोनल के ऊपर रखते हैं 1 1, और मेन डायगोनल के ऊपर वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम U12, U13, U21 जो उनका ऑर्डर होता है वो लिखते हैं, और डायगोनल के नीचे 0 लिख देते हैं, और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं. ओके हो गया. अब हमने जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये A मैट्रिक्स गिवन होता है. L11 जो है इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कौन सा है, 6 है, तो L11 की वैल्यू 6 आ गई. ठीक हो गया. इसी तरह ही L21 की वैल्यू क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 9 है, तो 9 आ गई. L31 की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई. अब हमने इन इक्वेशंस में ये वैल्यूज़ पुट करके आंसर निकालने होते हैं. जब आप इनके आंसर्स निकाल लेते हो तो एंड के ऊपर आपके पास एक मैट्रिक्स आ जाता है जहाँ पर L वाली वैल्यू लिखनी होती है, यहाँ पे U वाली लिखनी होती है. अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये वाला मैट्रिक्स बनेगा. इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपके पास ये वाला मैट्रिक्स बनना चाहिए. ठीक हो गया जी. आई होप कि आपको समझ आई होगी. यही है LU डिकम्पोजिशन. एक चीज़ और भी यहाँ पे है, सॉल्विंग लीनियर सिस्टम ऑफ LU फैक्टराइजेशन फर्स्ट राइट सिस्टम इन AX इज इक्वल टू BU. ठीक है ना, तो A किसके इक्वल है, LU, तो LU X इज इक्वल टू B आ जाएगा. तो UX इज इक्वल टू Y कर दो तो LY इज इक्वल टू B आ जाएगा आपके पास. बस इतना सा है. ये आपकी थर्ड क्या उसको कहते हैं, मिड टर्म की प्रिपरेशन की थर्ड वीडियो थी. आई होप कि आपको समझ आई होगी. लेक्चर नंबर 16, 17 और 18 काफ़ी लेंथी थे तो वो मैंने नहीं बनाए हैं. आई होप कि आपको समझ आई होगी. अगर कोई इशू हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, लेकिन चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें. मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.